अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। सबसे पहले ये कि एक हफ़्ते से आपसे मुलाकात का सिलसिला मुनक़ता रहा। मैं कराची में नहीं था, दुबई गया हुआ था, कुछ मुलाकातों का सिलसिला था, कुछ लोगों से मीटिंग्स थी, जिसकी वजह से एक हफ़्ते आप लोगों से वो तमाम बातें नहीं हो सकी जो डेली बेसिस पे आपके साथ मुलाकात का सिलसिला है, और जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो बहरहाल मैं व्हाट्सएप पे, तो मेरी कोशिश रही कि आप लोगों के साथ मैं राब्ते में रहूं, और व्हाट्सएप पे मैंने दुबई से भी बैठ के आप लोगों के साथ राब्ते में रहा, और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी और मार्केट के हवाले से जो ख़बरें थी वो मैं शेयर करता रहा। लेकिन यूट्यूब क्लिप बनाने से मैं कासिर रहा, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बहरहाल आज इस महीने का आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर है, और कल से हमारे पास एक नया महीना 1 नवंबर शुरू हो जाएगा, और बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे इवेंट हमारे पास। जैसे कि मैंने पहले भी अपने क्लिप्स में आपसे कहा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे इवेंट्स रोनुमा हो रहे होते हैं। अक्टूबर के महीने में हमने ये देखा कि जो थर्ड क्वार्टर एंडिंग हुई सितंबर की आखिरी 30 तारीख को, उसके बाद बहुत सारी अर्निंग रिपोर्टों का सिलसिला अक्टूबर में जारी रहा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे पास जो नंबर्स थे वो फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन, ये तमाम जो, इसके अलावा नेटफ्लिक्स, और ये सारी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई वो आपके सामने पेश की गई और बताई गई कि जनाब इनकी रिपोर्ट्स क्या आई। और ख़ास तौर पे हमारे पास जो सबसे बैड न्यूज़ थी वो एप्पल और अमेज़ॉन की थी, जिन्होंने अपनी जो अर्निंग्स एंड रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा डाउन साइड पे रहा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि इन अर्निंग का अगर हम मवाजना करते हैं अमेरिका की यूएस स्टॉक मार्केट से एज अ होल, और या फिर अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो उसका जो वेटेज है वो इन अर्निंग का वेटेज कम है, जबकि अमेरिका के सेंट्रल बैंक का या उनके जो बॉन्ड परचेजिंग के हवाले से जो टेपर करने की बातें हो रही हैं उसका दायरा कार बहुत वसी है। तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते हमारे पास जो रिपोर्ट थी एप्पल और अमेज़ॉन की, वो निस्बतन ख़राब रिपोर्ट तो आई, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही रहा और कोई नेगेटिविटी हमें सामने नहीं आई। और उसमें एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मिस्टर टिम कुक, उन्होंने ये कहा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें वो तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे, और उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएंगी। यानी 31 दिसंबर को जब ये महीना और ये साल और ये क्वार्टर ख़त्म होगा, तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केटें जो खासतौर पे फ्राइडे को बंद हुई वो अपनी तारीखी बुलंदियों पे बंद हुई। ना सिर्फ S&P, डाउ जोन्स, और बल्कि ये नेस्डैक और ये सारे जो स्टॉक्स, अमेरिकन स्टॉक्स थे, वो अपनी तारीखी बुलंदियों पर बंद हुए। और मैं काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बात गोश गुजार करता चला आ रहा हूँ कि ये छोटी छोटी खबरों को आप ना देखें, आप एक बड़े कैनवस पे चेक करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक में या अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसमें क्या हो रहा है, और वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने, घटाने या अनचेंज के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं, या वो बॉन्ड परचेजिंग को टेपर करने की जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, एप्लीकेबल यानी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें अपने हायर नोट्स पे चलती चली जा रही हैं। हालांकि हमारे पास एप्पल, अमेज़ॉन और दूसरी जो कंपनीज थी जिनको हम बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज कहते हैं, उसके बावजूद स्टॉक मार्केटें अपने बुलंद तरीन सतहों पर आई, रिजल्ट ख़राब आने के बावजूद। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या वजूहात हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, अपनी तारीखी बुलंदियों के ऊपर चलती चली जा रही है, और इसके स्काई इज द लिमिट वाली बात हो गई है कि कोई भी बैड न्यूज़ जब मार्केट में आती है तो उसका कोई खातिर खा रिजल्ट नेगेटिवली नहीं आता। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आती है और दोबारा वो पॉपअप कर जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और यही फ्राइडे को हमारे साथ हुआ कि जनाब पूरी स्टॉक मार्केट अपने तारीखी बुलंदियों की तरफ रहीं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया है, और अब नवंबर और दिसंबर, इस साल के सिर्फ 2 महीने हमारे पास रह गए, और इस क्वार्टर के आखिरी क्वार्टर के जो 2 महीने रह गए, या इस साल के आखिरी जो 2 महीने रह गए, इसमें बहुत सारी न्यूज़ हैं,
कल यकुम नवंबर शुरू हो जाएगा और कल से ही हमारे पास जो रिपोर्टों का सिलसिला होगा, और ख़ास तौर पे जो एक सेल मेला लगता है जिसमें हमें मालूम है कि चाइना alibaba.com जो हर 2-3 साल पे मैं काफ़ी कई सालों से आपके साथ यही बात जिक्र कर रहा हूँ कि alibaba.com जो कि 11/11 कहलाते हैं, यानी 11 नवंबर, यानी 1111 जो डेट आएगी उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक शॉपिंग मेला क्रिएट किया जाता है। alibaba.com इसका मेन पार्टिसिपेंट है और बिलियंस ऑफ डॉलर की जो शॉपिंग होती है वो प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड को तोड़ता चला जा रहा है। तो बहरहाल कल नवंबर शुरू होगा और 11 नवंबर की आप तैयारी रखें। 11 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें जो alibaba.com के मरहून मिन्नत जो पूरी दुनिया में एक शॉपिंग मेला होता है वो तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड इस साल भी तोड़ देगा। और उसके तोड़ने की बेसिक वजह आपको जैसे पहले भी मैंने बताई थी कि कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले गए और वो जो हमारे जो एक नॉर्मल तरीके से जो शॉपिंग की जाती है उसका दौर अब काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर गया है। तो बहरहाल इस दफ़ा जो 11 नवंबर को डेट आएगी उसको आप जहन में रखें। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। इसी तरीके से इस महीने के आखिर में हमारे पास जो लास्ट थर्सडे होता है उसमें अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे को सेलिब्रेट किया जाता है और जिसको ब्लेस्ड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे या वाइट फ्राइडे आप कह लीजिए, वो बेसिकली जिसमें शॉपिंग मेला होता है पूरी दुनिया में अक्रॉस दी वर्ल्ड में शॉपिंग ही शॉपिंग हो रही होती है। तो इन बेसिस पे जो सेंटिमेंट्स क्रिएट होने जा रहे हैं कल यकुम नवंबर से वो पॉजिटिव होंगे और उसमें भी यही होगा कि जिस तरीके से फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केटें अपने हायर नोट्स पे बंद हुई और तारीखी बुलंदियों पे मार्केट बंद हुई, ये कल यकुम नवंबर पे से भी यही सिलसिला शुरू हो जाना है। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखिए, 11/11 और थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे की शॉपिंग मेला जो शुरू होने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही आज संडे, आज जो मार्केटें बंद हो यानी जो बहुत सारे मुल्कों में मार्केटें खुली हुई होती हैं, जिस तरीके से सऊदी अरब की मार्केट आज चल रही होती है, तल अबीब इसराइल की मार्केट ऑन होती है और ये दो बड़ी मेजर मार्केट है जिससे हम थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कल संडे को के बाद जो मंडे मार्केट खुलेगी, यूएस मार्केट या यूरोप की मार्केट या एशियन मार्केट खुलेगी, वो किन लेवल्स पे खुलेंगी, उनकी क्या खबरें होंगी। तो ये समझिए आप बड़ा गौर तलब मामला है कि आज हम ये देख रहे हैं तल अबीब की जो मार्केट बंद हुई है वो 0.03% प्लस में बंद हुई है। देखिए, हमें सिर्फ सेंटीमेंट्स और इंडिकेशंस चेक करने पड़ते हैं कि मार्केटें प्लस में बंद हो रही है। सऊदी अरब की मार्केट नॉमिनल माइनस में बंद हुई है। लेकिन ये जो 2 दिन गुजरे हैं यानी सैटरडे और संडे, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है ये G20 की मीटिंग शुरू हो रही है रोम इटली में और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बातें की जा रही थी, आज अभी जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें क्लाइमेट चेंज या G20 की कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो आए, वो बड़े पॉजिटिव हैं। इसको देखिए, बहुत ज़्यादा समझिए इस बात को कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन के अंदर एक चपकलिश चल रही थी ट्रंप के दौर से। आज से 3-4 साल पहले ट्रंप ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और स्टील और एल्यूमिनियम के हवाले से ट्रंप ने कुछ सैंक्शंस लगा रखे थे यूरोपियन यूनियन के ममालिक पे, वो सैंक्शंस खत्म कर दिए गए। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ और इस बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में पॉजिटिविटी का पहलू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये चपकश ख़त्म हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रात में जो मार्केटें ओपन होंगी, यूएस इकोनॉमी या एशियन मार्केट या ग्लोबेक्स मार्केट, उसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी का पहलू रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही जो पॉइंट हमारे पास हैं कि ये जो G20 की मीटिंग हुई और इसको देखिए, सेंटिमेंट्स चेक करने होते हैं बेसिकली कि हो क्या रहा है। अब G20 इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अमेरिका, यूरोप, रूस, चाइना, सऊदी अरब, इंडिया, सारे ममालिक जो इमर्जिंग मार्केट है जो G20 कहलाता है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ में, इसके अंदर आप इसके सेंटिमेंट्स तो थोड़ा सा चेक कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू डिस्कस किया जा रहा था कि वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब पूरी दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो कि 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी समंदरी हुदूद बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे यहाँ पानी का मसला हो रहा है, हमारे यहाँ मौसमी असरात जो है वो बड़ा निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त पूरी दुनिया का टेम्परेचर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है।
अब ये क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में आप ये देख रहे हैं कि एक मुख्तसर मिसाल मैं आपको लेके देता हूं कि पहले घर में एक गाड़ी होती थी, आज 10 लोग घर में हैं तो 10 गाड़ियां हैं या 5 गाड़ियां हैं। पहले एक टेलीफोन होता था, आज 10 लोग हैं तो 10 टेलीफोन, 10 मोबाइल फोन हैं। आप पहले एक घर में एक टीवी लाउंज होता था, अब टीवी लाउंज नहीं है कि हर आदमी के पास या तो ये गैजेट्स हैं या उसके बेडरूम में टेलीविजन लगा हुआ है। तो आप ये चीज़ें चेक कीजिए कि हर रोज़ाना ये तमाम ग्रोथ होती चली जा रही हैं, और जब इन ग्रोथ होने की वजह से तमाम पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिछले 70-80 सालों पहले हुआ, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी हदूद को क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आप टेलीफोन बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, तो आप उसको पिघलाते हैं, आप उसके मेटल्स को मेल्ट करते हैं, जो कि आग और शोले छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी माहौलियाती आलूगी की तरफ हम चले जाते हैं। और ये जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्रियल जो पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब इस ग्लोबल वार्मिंग का 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करने की बड़ी बातें हो रही थी कि जनाब जो दुनिया में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको बेहतर करना है। लेकिन हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इसको बेहतर करने के लिए जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, जो इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए था पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की जानिब से, वो इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं। और खास तौर पर इसकी इंडिकेशन कहां से आ रही है, व्लादिमीर पुतिन यानी रशियन प्रेसिडेंट उस आज G20 की मीटिंग में शरीक नहीं हुए। इसी तरीके जी जिनपिंग, चाइना का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जी जिनपिंग, वो भी हाजिर नहीं हुए। यानी अगर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं और आप पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज बेहतर करना चाहते हैं, आप शजरकारी को बेहतर करना चाहते हैं, आप ये ग्लोबल वार्मिंग को डिक्लाइन करना चाहते हो, तो इन बेसिस पे जरूरी है कि आप ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर होते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी जिनपिंग जो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है चाइना, और जो कि अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट साहब यहां पर शिरकत के लिए नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 2015 में जो पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था कि जनाब हम अपने इंडस्ट्रीज में जो आग और शोले बुलंद कर रहे हैं उनको कम करें, हम जो गैर जरूरी चीजें बना रहे हैं, हम प्लास्टिक है, मेटल है, ये तमाम चीजों को डिक्लाइन करें, हम गाड़ियां कम प्रोड्यूस करें, हम अननेसेसरी चीजें कम प्रोड्यूस करेंगे, तब तो ग्लोबल वार्मिंग डिक्लाइन होगा। और ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट रखा गया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या नियरली 1% डिग्री सेंटीग्रेड को किया गया है, वो नहीं मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रूस और चाइना इस ग्लोबल वार्मिंग के प्लेटफॉर्म के हवाले से एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहा। चाइना अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से वो चीजों को प्रोड्यूस करता रहेगा, गाड़ियां, मोबाइल फोन और जितने भी गैजेट्स हैं, इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, ना कि डिक्लाइन हो। जब डिक्लाइन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग डिक्लाइन होगी ना, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेजेंस है, जो हाजिरी है, वो जी जिनपिंग साहब की और पुतिन की हाजिरी नहीं हो रही है। इवन के सऊदी अरब के जो किंग है मिस्टर सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो भी इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। अब वो शरीक ना होने की वजह यह है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग को बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको पेट्रोल भी डिक्रीज करना पड़ेगा, पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या कोई बातें करनी पड़ेंगी। तो ना सऊदी अरब इसमें हाजिर हो रहा है, ना रूस आ रहा है, ना चाइना आ रहा है। तो इस तरीके से किस तरीके से हम अपने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से काम कर सकेंगे? इन पॉइंट्स पे, जो 2 पॉइंट्स पर देखिए, बड़े गौर से समझिए। एक तो यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन का जो स्टील और एल्यूमिनियम का जो केओस था, जो प्रॉब्लम थी, जो बड़े क्लैशेस चल रहे थे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, ये खत्म हो गए, ये पॉजिटिव है, इस पे स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। एंड प्लस जब हम ये देख रहे हैं कि जी जिनपिंग और पुतिन साहब हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं, फॉलो थ्रू में भी जा सकती हैं। कि फ्राइडे को भी हमने देखा कि स्टॉक्स अपनी तारीखी बुलंदियों पर बंद हुए। तो ये बड़ा इसके सेंटिमेंट्स को आप प्लीज चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केटों में अभी भी पोटेंशियल ऊपर जाने का है, नीचे आने का नहीं है। और आज आप देख रहे हैं तल अबीब की मार्केट, इसराइली मार्केट पॉजिटिव में बंद हुई है। अच्छा, इसी तरीके से आज ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये हफ्ता क्योंकि कल 1 नवंबर है,
3 तारीख को यानी 3 नवंबर को अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा। बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ वादे बातें तबसरे तज्जिए यही हो रहा, हो कुछ नहीं रहा है। तो जिनकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों की तरफ है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जनाब अमेरिका अपने सेंट्रल बैंक को जिस तरीके से वो बॉन्ड की परचेजिंग करता है ओपन मार्केट से या हुकूमत से, उसको भी टेपर करेगा। यानी 120 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स परचेज करता है मार्केट से, उसको टेपर कर देगा ताकि इन्फ्लेशन डाउन हो सके और अमेरिका के जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या महंगाई का जो एक जिन बोतल से बाहर आया हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसी बातें हमें कहीं मतलब कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही है। बहरहाल इस साल की ये सेकंड लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद हम बिल्कुल मंथ दिसंबर के आखिर में एक FOMC की मीटिंग होगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि 2022 के एंड में जाकर अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करेगा। उससे पहले कहीं कोई इजाफे की उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो बहरहाल इन बातों पे हम यही कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई बातें हैं और ना बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर करने की बातें हो रही हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इनको समझ के ही आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फ्राइडे को बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी का वन ऑफ द बिगेस्ट जो रिपोर्ट होती है दैट इज नोन एज द जॉब रिपोर्ट, और जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म पेरोल के नंबर्स आते हैं। तो बहरहाल इसमें भी बेहतरी की हमें जो बातें हो रही हैं कि जनाब वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर रहा है, जो कि बड़ी बेहतर अच्छी बातें हैं। तो ये भी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास इस पूरे आज या सैटरडे संडे या में कोई बैड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जिस बेसिस पे हम ये कहेंगे मार्केटें जो है वो नीचे आ जाएंगी या गिर जाएंगी या कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड के हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि गोल्ड के मेरे सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं दुबई गया तो दुबई में गोल्ड सूक और गोल्ड के जितने भी दफातर हैं वहाँ मेरी विज़िट हुआ, मैंने मुलाकातें की और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया और मेरी बातों को सुना। और मैं गोल्ड के हवाले से सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, जो कि मेरा कंपैरिजन पिछले 8-10 सालों के हवाले से रहता है कि गोल्ड की कीमतें देखिए ऊपर ही की तरफ जाएंगी। जब हम बात करते हैं कि दुनिया की स्टॉक मार्केटें तारीखी बुलंदियों की तरफ जा रही हैं, तो जब हम तारीखी बुलंदी की बात करते हैं और स्टॉक्स में ख़ास तौर पर जो ये बड़ी कंपनीज़ हैं, द जायंट कंपनीज़, द अमेज़ॉन, एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, नेटफ्लिक्स, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो कि ये गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं या फिर वो जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, और इसके अंदर तमाम मेटल्स का यूज़ है। आप इस बात को समझिए कि मेटल और सोना जो है नहीं सिर्फ ख़वातीन के जेवर का हुस्न नहीं है, बल्कि ये तमाम जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, जो हाइब्रिड कार्स में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम, ये मेटल्स का यूज़ है। इसको आप समझें। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा है, प्लस ये कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा नहीं कर रहा है। अमेरिका का शरह सूद जिस जमाने में 6 और 7% होता था, उस वक्त गोल्ड $300 पर आउंस होता था। आज अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0% है और सोना $1800 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। और प्लस ये जो मैंने आपसे कहा कि जनाब 11/11 का सीज़न आ रहा है, 11 नवंबर आ रहा है, डबल 11 जिसको हम कहते हैं, या इसको हम बैचलर्स डे भी कहा जाता है। चाइना में क्या बैचलर्स डे होता है, बैचलर्स जितने भी होते हैं वो एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं, और इन बैचलर्स जो तोहफे तोहफ़ देते हैं उसके अंदर सोना भी शामिल है। तो इस बेसिस भी हम कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो बहरहाल इसको आप समझें कि इंटरेस्ट रेट जब तक नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं जाता अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन का, उस वक्त तक गोल्ड में कोई ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं आएगा। तो गोल्ड आप बाय करके चांस लें, सेलिंग ना करें, स्टॉप ज़रूर रखें। मतलब अगर आप फिजिकल काम कर रहे हैं या आप ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं अब उसमें करें, तो आप 1750 का स्टॉप रखें कि 1750 से नीचे मार्केट जाए तो आप अपना नुकसान काट दीजिए। तो इन बेसिस पे चाहे आप वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप फिजिकल ट्रेड कर रहे हैं, आपके स्टॉप्स, आपके स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर प्लेस्ड होने चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि बाज़ारों में कोई डाउनफॉल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके साथ 30% ग्लोबल एमिशन, ये इंपॉर्टेंट ख़बरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक की कुछ हम बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट 650 पॉइंट प्लस में गई
और उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि जनाब IMF ने $2.78 बिलियन का जो कोविड पैकेज था वो रिलीज़ कर दिया, वो दे दिया है। ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं कि जनाब लोन है, बेसिकली क्या है, गिफ्ट है, लोन है, हमारी अपनी जो सलाहियतें हैं वो तो कहीं नज़र आ नहीं रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की स्टॉक थोड़ी सी बेहतर हुई है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो देने का वादा किया है। ये कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं। या जो अभी बात हो रही है कि जो पुराना कैट सिस्टम था कराची स्टॉक एक्सचेंज का, उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, वो बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग होगी, तो इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं। और इसके अलावा FBR ने ये कहा है कि उसने 1.8 ट्रिलियन ऑफ रुपीस कलेक्ट किए हैं, जो कि $232 बिलियन का इजाफा हुआ है पिछले रिकॉर्ड से। तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हैं। लेकिन ओवरऑल मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान स्टॉक का या पाकिस्तान की जो हुकूमती इदारे जो काम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो फेलियर की तरफ चले गए। फेलियर की तरफ मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पिछले साल हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो $6 अरब का था। इस दफ़ा हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो डबल हो गया है, $12 अरब का हो गया है। हम बातें कर रहे हैं कि जनाब डॉलर हमारा 178 से 175 से 172 रुपए हो गया है, पाकिस्तानी करेंसी अप्रीशिएट हो गई है, बेहतर हो गई। कोई बेहतर नहीं हुई है कहीं पे। देखिए, बेहतर होने की उस वक्त आपको नज़र आएगा जिस वक्त आप अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन करेंगे, आप अपने एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही है, डबल हमारी जो है इंपोर्ट बिल होता चला जा रहा है। 6 अरब से हम 12 अरब तक पहुंच गए हैं। 12 अरब यानी $6 अरब अगर आप जाएंगे मार्केट से डॉलर परचेज करने के लिए, तो डॉलर को तो पर लग जाएंगे। ये 170, 72, 73 क्या 180, 190, 200 भी हो जाएगा। कोर इशू ये है कि जब तक हम अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी लग्जरी गाड़ियां आ रही है करोड़ों रुपए की बाहर से, जापान से, लंदन से, जर्मनी से, पता नहीं कहां से। हम इसके अहल नहीं हैं। हमें बच्चों के लिए महंगी महंगी चॉकलेटें नहीं चाहिए, चीज नहीं चाहिए, कुत्ते बिल्ली का खाना नहीं चाहिए। हम अपने लाइफ बॉय से नहला सकते हैं अपने कुत्ते बिल्लों को, जब तक हम इस चीजों को डिक्लाइन नहीं करेंगे। और ये डिक्लाइन हमारी तरफ से नहीं होगा, ये हुकूमती इदारों की तरफ से होगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से होगा। जब वो अपने इंपोर्ट बिल को खत्म करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। आज से 40 साल पहले चले जाइए, हमें मीठा खाना होता तो हम गुड़ खा लेते थे, हम बाहर की चॉकलेटें हमें बाजार में नहीं मिलती थी। तो जब तक हम अपने इस अननेसेसरी इंपोर्ट बिल को कम नहीं करेंगे, हमारा डॉलर महंगा ही होता चला जाएगा, पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट ही होगी, अप्रिशिएट नहीं होगी। थोड़े दिनों के लिए 2-3 रुपए नीचे आएगा, अदरवाइज कोई इंडिकेशन नहीं है। आपका जो कोर इशू है आपका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारी जरूरत है, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें। अदरवाइज हमें क्या जरूरत है कि हम बाहर की बड़ी बड़ी चॉकलेटें, महंगी गाड़ियां खरीदें, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जो US डॉलर है या अदर करेंसीज है वो महंगी होती चली जा रही हैं। तो हमें कहना चाहिए, जिस तरीके से हम कहते हैं ना से नो टू करप्शन, इसी तरीके से अब हमारा ये टैग होना चाहिए, हमारा फ्रेज होना चाहिए, से नो टू इंपोर्टेड आइटम्स। तो ये जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा पाकिस्तानी रुपया एप्रिशिएट नहीं होगा। तो बहरहाल ये कुछ बातें आप लोगों के साथ की गई हैं और होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपका इस्तेफादा होगा। और बहरहाल G20 की मीटिंग ख़त्म हो गई है। आज से ही एक और मीटिंग शुरू हो रही है जो कि 10-15 दिन चलेगी। COP26 के नाम से ग्लासगो में होगी, जिसका UK के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उसके होस्ट होंगे। ये भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसमें देखिए क्या नताइज आते हैं। लेकिन आज तक का जो कंपाइल मैं करूँगा कि अब जो G20 की मीटिंग ख़त्म हुई है उसमें हमें कोई ऐसी होप दिखाई नहीं दे रही है कि जनाब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी और क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग में कहीं कोई डिक्लाइन नहीं आ रहा। और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट ये होगा कि स्टॉक मार्केटों में तेजी रहेगी, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है और ना बॉन्ड की परचेज को टेपर करने की कोई कंफर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। और इस क्लिप को, जो कि YouTube चैनल का एक हिस्सा है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, और इसके साथ ही मेरा जो प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com, आप इसको ज्वाइन करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो पॉइंट्स हैं वो आप इसको समझ सकें।
ये आज मेरी क्लिप है, चूँकि एक हफ़्ते के बाद 10 दिन के बाद मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। ये मेरा टीज़र नहीं है बल्कि एक नॉर्मल ये क्लिप है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपने हल्क़ा अहबाब में इसको फैलाइए। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग ब्रीफिंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।